नमस्कार, मैं बी डी पाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के चौथे टॉपिक की। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होती है। एक ही सब्जेक्ट रहेगा और एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। और आप जानते हैं कि फाइनाइट वर्ब वे क्रियाएं होती हैं जो अपने कर्ता के अनुसार अपने रूप में, अपने नंबर में, अपने जेंडर में क्या कर लेती हैं, परिवर्तन कर लेती हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे कि पार्टिसिपल हमने बनाया था, सिंपल हमने बनाया था पार्टिसिपल के द्वारा। पार्टिसिपल बताया था आपको, पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं। अब बात ये आती है पार्टिसिपल क्या होते हैं। वे क्रियाएं जो वर्ब से बनती हैं लेकिन काम एडजेक्टिव करती हैं, वो पार्टिसिपल कहलाती हैं। और पार्टिसिपल के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। दूसरे टॉपिक पर हम लोग आए थे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब से बनते हैं और इन्फिनिटिव जो होते हैं उनके वर्ब के पहले टू लगता है। वर्ब से बनते हैं, काम नाउन का करते हैं। तीसरे टॉपिक पे जब हम आए थे तो आपको बताया था हमने कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमने बताया था कि इसका प्रयोग तब होता है सिंपल बनाने में, या हमें बोलने पर दिखाई पड़ते हैं या समझ में आते हैं वाक्य, जब 2 वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो एक सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। और नॉमिनेटिव का मतलब ही होता है कर्ता कारक। और हमने आपको बताया था कि इज एम आर अगर वाज वर होगा तो हम वहाँ पर बीइंग कर देंगे, और अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो हम ये कह रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कर्ता के बाद सेकंड फॉर्म होगा तो कर्ता के बाद हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर पैसिव वॉइस में वाक्य होगा तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम आ गए थे किस पर, नाउन या जीरेंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, जो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ये हमारा 5वां टॉपिक है जिससे सिंपल हम बनाते हैं। 5वें टॉपिक में हम बात करेंगे, जैसा कि हमने देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। तो देखिए हम कह रहे हैं कि नाउन का प्रयोग करते हुए या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करते हुए। अब देखिए हम बात आते हैं कहाँ, यहाँ टॉपिक पे अगर बात करते हैं तो टॉपिक आपको ऐसा मिलता है कि नाउन आप जानते हैं, नाउन मीन्स होता है नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द। अब वो नाम व्यक्ति का हो, नाम वस्तु का हो, नाम स्थान का हो, और नाम से ही पूरी दुनिया जानी जाती है। इसके बाद आता है फ्रेज क्या होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेज की। देखिए फ्रेज शब्द जो होता है, फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। क्या होता है, वाक्यांश। और वाक्यांश की बात करें तो ये होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब कहेंगे कि शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह या ग्रुप ऑफ वर्ड्स और विच डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब, कि ऐसा समूह जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, ठीक, एंड डज द वर्क ऑफ नाउन, और नाउन का कार्य करते हैं। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं मालूम है, ऐसे को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। और शब्दों का ऐसा समूह जो एडजेक्टिव का कार्य करता है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और विच डज द वर्क ऑफ एडवर्ब बट इट डज नॉट हैव एनी सब्जेक्ट एंड वर्ब, इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। तो 3 फ्रेज यहाँ पर आ गए। देखिए फ्रेज शब्द को हमने कैसे डिफाइन किया। फ्रेज मीन्स क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस बट इट इज नॉट सेंटेंस। और फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है और वर्ब नहीं होता है। अगर वो फ्रेज शब्दों का समूह हो, नाउन का कार्य करता है तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है, अगर वो एडवर्ब का कार्य करता है तो वो एडवर्ब फ्रेज कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे कहाँ, बोर्ड पे लिख करके कुछ एग्जाम्पल देंगे ताकि आप उसको समझ सकें। हाँ, तो देखिए मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो फ्रेज होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनके नाम होते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज।
आप इसमें क्रम पर नहीं जाएंगे कि हमने कैसा लिख दिया है, लेकिन आप इस पर याद रखेंगे कि जो फ्रेज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। अब हमने आपको बताया था कि फ्रेज होता क्या। फ्रेज वह शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है, लेकिन ये जैसा काम करते हैं वैसे इनके नाम आ जाते हैं। अगर ये नाउन का काम करते हैं तो नाउन फ्रेज बन जाते हैं, एडजेक्टिव कार्य करते हैं तो एडजेक्टिव फ्रेज बन जाते हैं, और अगर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो एडवर्ब फ्रेज बन जाते हैं। देखिए मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है द चीफ लिव्ड इन ए हाउस। चीफ माने होता है मुख। द चीफ लिव्ड इन ए हाउस ऑफ बिल्ट ऑफ स्टोन। जो मुखिया था वो एक ऐसे घर में रहता था जो किसका बना हुआ था? पत्थर का बना हुआ था। तो हाउस की विशेषता क्या है? बिल्ट ऑफ स्टोन। वही देखो हमने यहाँ पर क्या दिया गया, ये फ्रेज है ये जी। और हमने क्या लिखा, डिफिनीशन यहाँ पर लिख दी है, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि एक एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का समूह होता है, और दैट डज जो करता है द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। और जब कोई फ्रेज एडजेक्टिव कार्य करता है दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। दूसरा लिखा है रामा रैन विद ग्रेट स्पीड। रामा बहुत तेज स्पीड के साथ दौड़ा था। तो कैसी स्पीड के साथ? तेज। ये क्या? फ्रेज। अब ये किसके विशेषता बता रहा? वर्ब की। यहाँ क्या लिखा? एन एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि एक एडवर्ब फ्रेज शब्दों का समूह होता है, दैट डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, जो किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है, और दैट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। फिर आते हैं ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। वह आशा करता है, टू विन माने जीतने की, द फर्स्ट प्राइज माने पहला पुरस्कार। ठीक है ना? तो ये क्या कि वह आशा करता है, किसकी आशा करता है? क्या आशा करता है? पहले प्राइज की जीतने की। यहाँ क्या लिखा है? ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे जब आएंगे तो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा टॉपिक था कि बाय यूजिंग नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशन। देखिए यहाँ पर दिया गया शब्द अपोजिशन मीन्स क्या होता है? अपोजिशन मीन्स होता है प्लेसिंग नियर। अपोजिशन मीन्स क्या होता है? प्लेसिंग नियर, पास पास रखना। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश की, ये सिंपल कैसे बनते हैं। ये एक वाक्य नहीं है, 2 वाक्य हैं। कैसे? अब इसको अगर गौर से देखें, मैं 2 बना रहा हूँ। विराट कोहली प्लेड वेल। विराट कोहली प्लेड वेल। विराट कोहली जो है बहुत अच्छा खेला था। और फिर क्या लिखा? और ही इज अवर कैप्टन। ही इज अवर कैप्टन। 2 वाक्य थे कि नहीं थे? उन्हीं 2 वाक्यों को तोड़ करके हमने क्या बनाया है? उन्हीं 2 वाक्यों को तोड़कर हमने बना दिया है, इसको एक सिंपल कर दिया है। और जब हमने सिंपल किया तो जानते हो हमने क्या किया है? देखिए ऐसे लिखे हुए थे अलग अलग वाक्य, हमने एक साथ बना दिया। ऐसे लिखा हुआ था कि विराट और प्लेड और वेल, और दूसरा क्या था कि ही वाज आवर कैप्टन। ये देखिए 2 वाक्य थे, ये 2 वाक्य थे, दोनों अलग अलग थे। तो क्या लिखा? इसमें ये सब्जेक्ट है और ये फाइनाइट वर्ब, इसमें ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और दोनों को हमने क्या कर दिया? इससे ये वाज हटा दिया, इसी वाज में ये क्या आ गया? ये प्लेड आ गया। तो क्या हो गया? ये जो विराट है वही हमारा कप्तान है। तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि जिसके बारे में बात की जाती है उसको रिपीट कर दिया जाता है जब नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग किया जाता है सिंपल में। तो देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा? ये लिखा विराट कोहली प्लेड वेल, विराट कोहली अच्छा खेला था। फिर लिखा है विराट कोहली वाज अवर कैप्टन, विराट कोहली हमारा कौन है? कप्तान है। तो हमने क्या कर दिया, जहाँ पर ये ही लिखा है उसे क्या कर दिया कि विराट कोहली आवर कैप्टन प्लेड वेल। इसमें होता क्या है? जो विराट कोहली हैं वही हमारे कौन हैं? कप्तान हैं। तो अगर विराट कोहली बढ़िया खेलेंगे तो हमारा कप्तान बढ़िया खेलेगा, हमारा कप्तान बढ़िया खेलेगा तो विराट कोहली बढ़िया खेलेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? पूरी तरह समझ में आ गई। तो फ्रेज नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन क्या करता है? सेंटेंस को जो अलग अलग होते हैं, 2 बार रिपीट होते हैं, उनको वो कम कर देता है और दोनों को पास पास रखता है। जैसे मैं दूसरे वाक्य पे आ जाऊं, इंदिरा गांधी, क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी, कामा द डॉटर ऑफ
पंडित जवाहरलाल नेहरू और वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दोनों बातें एक ही हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी हो, वो भी प्राइम मिनिस्टर थी, और चाहे इंदिरा गांधी की बात करें तो भी वो क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो दोनों को पास पास रखा जाता है। अब विशेषता क्या होती है, दोनों को पास पास रखने के बाद क्या होता है, ये देखिए जैसे यहाँ पर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आवर कैप्टन आप पहले रख दें, विराट कोहली बाद में, नहीं, विराट कोहली पहले आएंगे, आवर कैप्टन बाद में आएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना था, और देखो यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है कि ये नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के जो बीच में कॉमा लगाना बहुत अनिवार्य है। क्या हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम आते हैं सीधे एक्सरसाइज पर, ओके। हाँ देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि आपको एग्जाम्पल बताएंगे कुछ। आप देखिएगा ज़रा गौर से, लिखा हुआ है कि शेक्सपियर रोड जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर लिखा था। शेक्सपियर वाजे, और फिर क्या लिखा हुआ, ही वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वह एक महान नाटककार थे। अब देखिए, जो शेक्सपियर हैं वही एक कौन है, महान नाटककार। तो हम क्या बनाएंगे, शेक्सपियर कॉमा ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट और रोट जूलियस सीजर। समझ में आ गई। फिर लिखा है शेक्सपियर एक महान नाटककार जिन्होंने क्या लिखा था, जूलियस सीजर लिखा था। दूसरे पर आते हैं, पंडित नेहरू वाज ए फेमस लीडर। पंडित नेहरू एक प्रसिद्ध नेता थे, और ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो देखिए, जो पंडित नेहरू हैं और वही कौन है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। तो हम क्या लिखेंगे, पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ए फेमस लीडर। अंडरस्टैंड। यहाँ पर मिल्टन वाज ए फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन थे एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, और ही वाज ब्लाइंड, वो कैसे थे, अंधे थे। तो हम क्या लिखेंगे, मिल्टन कॉमा ए फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। देखिए, इस वाक्य को देखकर आपको ऐसा लग सकता है, सर इसको भी तो हम घुमा के बना सकते थे। यस, बना सकते थे। यू कैन ट्रांसलेट अनदर वे। पंडित नेहरू कॉमा ए फेमस लीडर कॉमा वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन वाज ए ग्रेट स्कॉलर। डॉक्टर राधा कृष्णन एक महान विद्वान थे, और ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, वह हमारे देश के कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन कॉमा ए ग्रेट स्कॉलर कॉमा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। कंफर्म। फिर आता है, लॉर्ड माउंट बैटन वाज ए ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। लॉर्ड माउंट बैटन एक अंग्रेज क्या था, नेवल ऑफिसर था, ठीक। और ही वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया, ये भारत का जो कौन था, अंतिम वायसराय था। तो लॉर्ड माउंट बैटन कॉमा ए ब्रिटिश नेवल ऑफिसर और वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। फिर भी मैं चलते चलते आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपको दिया गया टॉपिक सिंपल बनाने, देखिए टॉपिक कहाँ प्रयोग करेंगे, सिंपल बनाने, क्योंकि देखिए दो वाक्यों को हम एक बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, सिंपल कर रहे हैं। तो जब आप इसका प्रयोग करेंगे नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का, तो याद रखेंगे जिसको आप अपोजिशन बनाते हैं, फ्रेज होता है, उसको आप उस नाउन के पास रखते हैं आके। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब कर्ता का रिपीटिशन होता है, कर्ता को बार बार, जैसे 2 बार कहा जाए, 3 बार कहा जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये नाउन जो है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के प्रयोग से ही सिंपल बनेगा। जैसे हम लोग कह देते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं, कहना वो पप्पू नहीं है, राम से नहीं का लड़का, बहुत बदमाश है। दैट इज नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन। ये मैं गांव की भाषा में कह रहा हूँ, कभी कभी मैं गांव की भाषा बोल देता हूँ, कहा भी गया है निज भाषा उन्नति है। होता क्या है, हमें समाज की हर, देखिए जो स्पीच होता है, जो वाक्य होता है बोले जाने वाला, उसको सुनना होता है, समझना होता है।
और उसको समझने के बाद देखना होता है कि अंग्रेज़ी में किस रूल से ये बना हुआ है। इसीलिए आपको ये रूल बताए जाते हैं। रूल क्या होते हैं? अगर आप रूल की बात करें तो मैं ऐसे कहता हूँ, मजाक भी कर लेता हूँ कभी कभी, कि कितने लोग ऐसे हैं जो सड़क पर जब पहले चलना शुरू किया तो उन्हें ये मालूम था कि बाएं ओर चलना है, किसी को नहीं। और जितने लोगों को मालूम है कि हमें सड़क पर बाएं ओर चलना चाहिए, वो समझते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए वो बाएं ओर जहाँ मना था वहाँ भागते हैं। और जिन्हें नहीं मालूम है उनको वो डरते हैं इसलिए वो बाएं ओर चलते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। याद रखिएगा, नियम पढ़े लिखे बनाते हैं लेकिन पढ़े लिखे ही उसका फॉलो नहीं करते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझे नहीं मालूम था कि वी शुड वॉक टू द लेफ़्ट, लेकिन मेरे फादर मुझसे कहते थे, मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते थे, मेरा पड़ोसी मुझसे कहता था बेटा बाएं बाएं जाना। मुझे नहीं मालूम था बाएं, मुझे मालूम था इसी रास्ते तो पापा गए थे हमारे। तो याद रखिएगा, हमें हर चीज़ समझने की बहुत आवश्यकता है। और जब हम हर चीज़ समझ लेते हैं, मैं तो अक्सर ऐसा कहता हूँ कि जिन्हें साइंस आती है ना, जिनको साइंस की डिफिनीसन आती है उन्हें साइंस नहीं आती है, और जिन्हें डिफिनीसन नहीं मालूम है उन्हें साइंस आती है। मैं बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों के घर जब जाता हूँ ना, बड़ा व्यवस्थित घर मिलता है, मैं कहता हूँ देयर इज़ नो साइंस इन द हाउस। घर में विज्ञान है ही नहीं, सब चीज़ डिसऑर्डर में पड़ी हुई है। और विज्ञान क्या कहती है? क्रमबद्ध, वेल ऑर्डर्ड, सुव्यवस्थित, वेल अरेंज, सुसंगठित, वेल मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड साइंस। सिस्टमेटिक साइंस है। तो मैं चाहूँगा अगर ये फ्रेज इन अपोजिशन आपको समझ में आ गया है, आपको ऐसा लगा हो मेरा टॉपिक समझ में आ गया है और अभी तक आप मुझसे ना जुड़े हों, तो मैं आपको बार बार अपील करता हूँ, प्लीज़ आत्मा से आप, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना नोटिफिकेशन ऑल पर ले जाएं। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं नया टॉपिक डालूँगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। ऐसे हम हो सकता है आपके पास ना सेंड कर सकें, आपको प्राप्त ना हो सके, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और मैं अब आगे के टॉपिक में जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो क्लास वाइज डालूँगा, कंपटीशन का डालूँगा तो कंपटीशन कैटेगरी अलग होगी। अब टॉपिक आएंगे कैटेगराइज वाइज, जैसे 9th का अलग पड़ेगा, 10th का अलग पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का अलग होगा। अब मैं फर्स्ट ईयर 9th के भी वीडियो डालूँगा, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करें तो लाइक याद रखिएगा अंगूठा ऊपर ही रहता है, और शेयर करें अपने साथियों के साथ। ऐसा मत सोचा करो कि नहीं हम पढ़ लें कोई जान ना पाए, नहीं, शिक्षा चुप नहीं रहती है, दूर तक जानी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। अगर रह गए हैं, नए हैं, तो आप इसको ज्वाइन करिएगा। ओके, थैंक यू।